तो आप पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एवोल्यूशन। मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, सारे ही फेवरेट टॉपिक हैं, मगर हाँ, मैं जब पढ़ाई किया करता था तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे एवोल्यूशन में था, स्पेशली बीएससी एमएससी के दौरान। ड्यूरिंग बीएससी एंड एमएससी जब मैंने इसको बहुत डीप में स्टडी किया तो मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बनता चला गया। इवन तो आज भी मैं एवोल्यूशन के बारे में पढ़ता रहता हूँ, जहां भी बुक्स मिलती हैं, अच्छी बुक्स मिलती है, मैं उनको पढ़ता हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए, टू सेटिस्फाई माई हंगर ऑफ नॉलेज अबाउट एवोल्यूशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जो दुनिया में हुआ ना, एवोल्यूशन से ही हुआ। और केवल मुझे नहीं, इन्हें भी लगता है, जिनका नाम है टी डॉब्सहेंस्की। इन्होंने क्या बात कही वो हमने लिख रखी है। और लगभग 8-9 साल पहले यूपी सीपीएमटी ने ये पूछा भी था, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, और स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, स्टेटमेंट किसका है, क्यों इसे दिया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जरा देखते हैं इसको। नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। बायोलॉजी में किसी बात का कोई सेंस ही नहीं है अगर हम उस पे एवोल्यूशन की लाइट, एवोल्यूशन का प्रकाश ना डालें तो। इसका मतलब किसी बात का कोई सेंस नहीं है अगर एवोल्यूशन को हम डिस्कस ना करें तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिना एवोल्यूशन को डिस्कस करे आप बायो में कुछ समझ ही नहीं सकते। यही कारण है कि बहुत सारे नेशंस में, बहुत सारी कंट्रीज में जो बायो का सिलेबस है ना डियर, वो एवोल्यूशन से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ एनिमल किंगडम से स्टार्ट होता है, और जगह एवोल्यूशन से स्टार्ट होता है। उस एवोल्यूशन में भी सबसे पहले एनिमल किंगडम ही पढ़ाई जाती है। एक्चुअली जो आपने एनिमल किंगडम 11th में पढ़ी थी, वो आप एक तरह से एवोल्यूशन ही पढ़ रहे थे अननोइंगली, आपको पता भी नहीं चल रहा था, पर आप एवोल्यूशन को ही पढ़ रहे थे। क्योंकि आपने पहले क्या पढ़ा पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में मल्टीसेलुलर जरूर थे, मगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई। उसके बाद आया आपका निडेरिया, टीनोफोरा, जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई। इसका मतलब इवॉल्व हुए पॉरीफेरन तो कौन आया, सीलेंट्रेटा, निडेरिया एंड टीनोफोरा। और वो इवॉल्व हुए तो प्लेटीहेल्मिन्स आया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो इवॉल्व हुए तो एस्केलमिन्स आया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से इवॉल्व होते चले गए। तो अननोइंगली आप पढ़ एवोल्यूशन को ही रहे थे। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में एवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले उसमें एनिमल किंगडम को ही पढ़ाया जाता है। जिस तरह से एनिमल इवॉल्व हुए, साथ में प्लांट के एवोल्यूशन को भी बताया जाता है, वो बॉटनी में पढ़ाते रहते हैं। उसी से हमें समझ में आता है कि कैसे आगे चलकर हाईली एडवांस्ड ह्यूमन बींग्स बने। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि एक तरह से हमारी हिस्ट्री भी है, हमारी कहानी भी है, कैसे ह्यूमन बींग्स बना, कैसे और एनिमल्स बने जिनसे ह्यूमन बींग्स बने। हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे थे वो कैसे बने, और इससे ह्यूमन बीइंग कैसे ट्रांसफॉर्म होके बना। ये सारी चीजें हमें एवोल्यूशन में पता लगती हैं। अब क्योंकि हम क्लासरूम में फेस टू फेस तो है नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके मन में जवाब आएगा, दिल में जवाब आएगा, पर आप मुझे बता नहीं पाओगे। हालांकि ड्यू टू माई एक्सपीरियंस मैं पूछूंगा और मुझे पता भी होगा आप लोग क्या क्या जवाब देने वाले हो, क्योंकि 10 साल से वही जवाब मेरे सामने आते हैं। सबसे पहली बात, ये एवोल्यूशन सबने सुना है, पर जब मैं एवोल्यूशन की डेफिनेशन पूछता हूं तो बहुत कम हाथ खड़े होते हैं और बच्चे बताते हैं, पर वो डेफिनेशन कभी कंप्लीट नहीं होती। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन? इस वर्ड का मतलब क्या है? पहली बात वो नहीं पता होता ज्यादातर लोगों को। आप गेस करिए, आपको अगर पता हो तो। और फिर इसकी करेक्ट डेफिनेशन। गलत डेफिनेशन तो सबको पता है, आधी अधूरी सबको पता है कि एवोल्यूशन मतलब चेंज होता है फॉर्म में, ये वो सब बच्चे बताते हैं। बट व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग एंड व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन? क्या होगी वो, हर एक वर्ड हो। तो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग क्या है इस वर्ड एवोल्यूशन की। देखिए, एवोल्यूशन वर्ड का मतलब है एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग और अनरोलिंग। अनफोल्ड होना या अनरोल होना, दैट इज एवोल्यूशन। अनफोल्ड होने से क्या मतलब है? मार्केट में जाते हैं आप, आपने कारपेट देखा, उस पर लाल लाल गुलाब के फूल छपे हुए थे, आपको बहुत अच्छा लगा, वाओ कितना ब्यूटीफुल है कारपेट। दुकान जाने का कि खोल के दिखाएं क्या? आपने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे हमें दे दो, हम घर ले जाएंगे। जो अमाउंट दुकानदार ने मांगा आपने दे दिया और आप उसे घर ले आए।
घर लाके जब उसको आपने अनफोल्ड किया तो देखा कि गुलाब के फूल को खोलने के बाद हरे गुलाब के फूल हैं, फिर खोला वहां पर नीले गुलाब के फूल हैं, फिर खोला तो किंग फिशर बनी हुई है, फिर खोला फिशेस बनी हुई हैं। जैसे जैसे आप अनफोल्ड करते चले नए नए राज आपके सामने खुलते चले गए, नई नई स्पीशीज नई नई चीजें आपको दिखती चली गई। हर बार आपने कहा वाव वाव वाव, क्योंकि वेरिएशन जब आती है ना तो यही कहता है आदमी वाव। हम सभी को वेरिएशन पसंद है। एक कपड़ा हम जो है ना न्यू क्लोथ्स बाय करते हैं, कुछ दिनों तक उसका क्रेज रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है। नए क्लोथ्स, नए कपड़े की बात अलग है, नए घर की बात है, नई गाड़ी की बात अलग है। न्यू चीजें वेरिएशन हमको पसंद है असल में। तो जैसे जैसे वो चेंज हुआ अनफोल्ड हुआ वैसे वैसे आपको वेरिएशन अलग अलग चीजें अलग अलग स्पीशीज दिखाई देने लगी। यही एवोल्यूशन है। समय के साथ नई नई स्पीशीज बनती हैं, पर समय लगता है, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है एवोल्यूशन में, पर अनफोल्ड होकर नई नई स्पीशीज आती है, दैट इज एवोल्यूशन। इसीलिए एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई, अगर आपको लिखनी है तो आप एक लाइन में लिख सकते हो। क्या है एवोल्यूशन? एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग और अनरोलिंग इज एवोल्यूशन। एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग और अनरोलिंग इज एवोल्यूशन। ये तो मीनिंग हो गया डियर, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, कुछ एक्सेप्शनल बच्चों को छोड़ दें तो कुछ लोगों को ही पता होगा। माइंडेड, ये हर साल हम पूछते हैं और बच्चे इतना पढ़ के आते हैं, 10th में भी एवोल्यूशन पढ़ के आते हैं, पर उनको मीनिंग तक नहीं पता होता। बड़ा आश्चर्य होता है। अब तो आश्चर्य होना भी खत्म हो गया, सरप्राइज भी नहीं होता, क्योंकि पहले से ही अंडरस्टूड होता है कि एवोल्यूशन की मीनिंग तक बच्चों को नहीं पता है। और वो 10th में पूरा एवोल्यूशन पढ़ते हैं, हर एक चीज पढ़ते हैं, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, पता नहीं क्या क्या बातें हैं, सब कुछ टीचर पढ़ाता है और ये नहीं पता होता। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आधी अधूरी नहीं, पूरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन इज स्लो, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ चेंज। इसका मतलब ये बहुत स्लो है मगर कंटिन्यूअस है और कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ चेंज है, दिस इज एवोल्यूशन। तो आप नोट भी कर लीजिएगा, एवोल्यूशन इज स्लो, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, स्लो, कंटिन्यूअस, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ चेंज, राइट। अब एवोल्यूशन में आप जरा सोचिए अपने मन में, जवाब बनाइए अपने मन में, क्या पढ़ा है आपने, क्या समझा है आपने, क्या आपकी समझ है साइंस के बारे में कि क्या होता है एवोल्यूशन में? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है कि रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब आप जानते हो कि जो लेसर फॉर्म्स हैं, लेस डेवलप्ड फॉर्म्स हैं, उनसे हायर या हायर डेवलप्ड फॉर्म्स का बनना, और रेट्रोग्रेसिव का मतलब कि हायर फॉर्म से लेस फॉर्म का बनना। ठीक है, लेस डेवलप्ड फॉर्म्स का बनना। क्या लगता है आपको? अब ज्यादातर लोग तो क्लास में यही जवाब देते हैं, मैं वही मान के चलूंगा कि आप लोग जवाब दे रहे हैं, एक्सेप्शन को हम अपार्ट रखते हैं, उनको हटा के रखते हैं। तो बच्चे बताते हैं कि प्रोग्रेसिव है, हमेशा बेटर फॉर्म बनता है। सही बात है, लेस डेवलप्ड फॉर्म से बेटर डेवलप्ड फॉर्म बनते हैं, पर हमेशा बने ऐसा नहीं होता। हाँ, नेचर फेवर करता है, लेस डेवलप्ड फॉर्म से मोर डेवलप्ड फॉर्म को बनाता है, पर ये कोई रूल नहीं है एवोल्यूशन का। ये भी हो सकता है कि बेटर डेवलप्ड फॉर्म से लेस डेवलप्ड फॉर्म बने। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 10th में एग्जाम्पल है कि जो बर्ड्स थी पहले जब वो ओरिजिनेट हुई रेप्टाइल से, उसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स को अगर आप देखिए तो मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहा जाता है, उसमें पावर ऑफ फ्लाइट लेस डेवलप्ड थी। मगर उसके बाद मॉडर्न बर्ड्स आई, मॉडर्न बर्ड्स में पावर ऑफ फ्लाइट वाज मोर डेवलप्ड, बहुत अच्छा उड़ते थे, स्विफ्ट फ्लायर्स थे वो। तो उसके बाद अगर किसी बर्ड का ओरिजिन होना था तो और अच्छा उड़ने वाली होनी थी, मगर इन स्विफ्ट फ्लाइंग बर्ड से, मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड से फ्लाइटलेस बर्ड बन गई डियर, जिनके पास पार ही नहीं है उड़ने की। आप जरा सोचिए कि पहले कम पार थी उड़ने की, फिर डेवलप हुई, फिर बहुत अच्छी पार हो गई उड़ने की, पावर ऑफ फ्लाइट वाज वेल डेवलप्ड, एंड अगेन इन फ्लाइटलेस बर्ड द पावर ऑफ फ्लाइट वाज reduced to such an extent कि they were unable to fly,
इस एक्सटेंट तक रिड्यूस हो गई कि वो उड़ भी नहीं सकते थे। तो सीधी सी बात, ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि एवोल्यूशन में हमें प्रोग्रेसिव हो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, रीट्रोग्रेसिव भी हो सकता है, बेटर डेवलप्ड फॉर्म से लेस डेवलप्ड फॉर्म भी हो सकते हैं। नेचर इन चेंजेस को ला सकता है। कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में होगा, और डेवलप्ड फॉर्म में या लेस डेवलप्ड फॉर्म में, हम कभी नहीं बता सकते। एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है कि एवोल्यूशन इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। आगे मैं लिखवाऊंगा भी आपके बाद। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब होता है, ये केमिस्ट्री में टर्म यूज होती है, इसका मतलब ये होता है कि एवोल्यूशन जो है ना, उसके रिजल्ट को हम डिराइव नहीं कर सकते, हम पता नहीं लगा सकते एग्जैक्टली कि क्या बनेगा एवोल्यूशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट का यह मानना है कि ह्यूमन जो है वो डेवलप होता चला जा रहा है, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, आईक्यू बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाले समय में जो ह्यूमंस आएंगे फ्यूचर में, उनका ब्रेन साइज बड़ा होगा, इसलिए हेड भी बड़ा होगा उनका, और ब्रेन भी बड़ा होगा, और उन्हें कहा जाएगा होमो सेपियंस फ्यूचरलिस। उन्हें नाम दिया गया आज से ही, होमो सेपियंस फ्यूचरलिस, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे एज कंपेयर टू मॉडर्न मैन, जो हम लोग हैं उनसे, हमसे कई गुना ज्यादा। मगर अभी आपको बताया कि एवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, द रिजल्ट ऑफ विच कैन नॉट बी डिराइव्ड। दैट मीन्स हम अंदाजा तो लगा रहे हैं कि होमो सेपियंस फ्यूचरलिस आएगा, पर क्या पता आने वाले समय में होमो सेपियंस गधेलिस आ जाए। यू कुड नेवर नो दिस थिंग। आप बता नहीं सकते कि क्या आएगा एवोल्यूशन में। ये बातें समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एवोल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं, स्टार्ट किया है मैंने, पर शुरू में इतनी बातें हुई, कुछ और बातें करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इस चैप्टर में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत होते हैं। और गलत होने का कारण ये नहीं होता कि उन्होंने कम पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को, गलत होने का कारण ये होता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है या ज्यादा ही दिमाग लगा दिया है, तब क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि आपको ये भ्रम हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ लिया। ये भ्रम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एवोल्यूशन की कोई लिमिट नहीं कि आप पढ़ लें। इस 2 साल के अंदर, वो भी जब 1 साल बचा हुआ है, आप एवोल्यूशन बहुत ज्यादा पढ़ लें, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने एवोल्यूशन बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो आप और चैप्टर्स और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। और बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ही आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जब एग्जैक्टली हम बेस्ट ऑथर्स को दुनिया के पढ़ें, जो कि हमारे लिए इस कम समय में पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? आंसर आपके सामने। देखिए, मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पूरा पढ़ाऊंगा, उसका कुछ एलाबोरेशन भी करूंगा, मैं हर बात को समझाऊंगा जो आपको बताऊंगा। मगर एक बात याद रखिएगा, जहां मैंने बोल दिया कि ये चीज आती है, इसमें आंसर यही होगा, वो बस वैसे ही मान लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए तो बेस्ट होगा। मैं आपको कुछ कीज, कुछ कंसेप्ट दूंगा कि मान लीजिए ये चीज बोलता है तो आंसर यहां ढूंढना है, ये चीज बोलता है तो आंसर ये ढूंढना है, ये बोलता है तो ये ढूंढना है। आप उन बातों को बिल्कुल धैर्य से, ध्यान से सुनिए, उसके बाद सवाल ही नहीं उठता आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। पर अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा क्लास में और वो आपको समझ में आएगा, इंटरेस्ट इतना ज्यादा बनेगा कि आपका खुद दिल करेगा कि और पढ़ें और पढ़ें, और एक समय के बाद आपको लगेगा कि हमको तो बहुत समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन में हम अपना खुद से दिमाग लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो गलत होने वाला है। माइंड इट, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सही होने वाला है, बिकॉज आई हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू यू। बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा है, बीएससी में भी, एमएससी में भी पढ़ा है, और जितनी बुक्स मैंने पढ़ी है उतनी आप पढ़ भी नहीं पाओगे इस कम समय में। ये नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, आप पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, ज्यादा आईक्यू है आपके पास, मगर समय नहीं है आपके पास। तो इसीलिए आप मुझे ध्यान दीजिएगा, जहां पर जो मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आंसर, उस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। समझना तो है ही, पर उस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं, और उसको सही करना है, गलत नहीं करना है कि अटेम्प्ट करके गलत कर दिया -5 आ गए। ठीक है, तो फिर से आते हैं इस चैप्टर पे। एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ आपने समझा, इतनी बातों में कुछ समझ तो आपकी विकसित हुई होगी कि एग्जैक्टली एवोल्यूशन क्या होता है, जो मैंने इतनी बातें कही, और उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए
कि आपको मुझे पूरी तरह से फॉलो करना है, ठीक है, चीजों को समझने के लिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तभी आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। T. Zobzinski ने कहा नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन, दैट मीन्स एवोल्यूशन के प्रकाश के बिना बायो में किसी बात का कोई मतलब नहीं है। अब अगर एवोल्यूशन कराना है तो लाइफ को तो ओरिजिन कराना पड़ेगा ना, अगर लाइफ ओरिजिनेट नहीं करेगी तो उसमें एवोल्यूशन कहां से होगा। और लाइफ के ओरिजिनेट करने के लिए अर्थ का ओरिजिनेशन बहुत जरूरी है, और अर्थ के खुद के ओरिजिन के लिए यूनिवर्स का ओरिजिन होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब हुआ क्या, 20 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक डेंस एंटाइटी में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि हम इसको फिजिकल टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते थे, और ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इस इंटेंसिटी का था कि जिसकी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जो है पूरी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इस डेंस एंटाइटी में 20 मिलियन ईयर अगो पहले जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उसको बिग बैंग थ्योरी से हम समझते हैं, और अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन अभी भी कंटिन्यूड है। इसका मतलब अभी भी दो प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। दैट मीन्स दिस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कंटिन्यूड टिल नाउ। आज तक भी ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्या है, कंटिन्यूड है, ये रुका हुआ नहीं है। और वो रेड शिफ्ट के फॉर्म में हम देख सकते हैं, आप फिजिक्स में इसको पढ़ सकते हो। हमें यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस नहीं करना है, हमें इतना जानना है कि एक डेंस एंटाइटी में 20 मिलियन ईयर अगो पहले थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिससे ये पूरी यूनिवर्स क्रिएट हुई। कैसे, जब ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो ये गैसेस क्लाउड बन गया एटम मॉलिक्यूल्स के, गैसेस के, उसे कहा जाता है सोलर नेबुला। इसके लिए भी नेबुलर हाइपोथेसिस होती है, वो हमें पढ़नी नहीं है, मगर नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई है इसके बारे में कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो गैसेस के, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स का पूरा क्लाउड बन गया। उस गैसेस क्लाउड को कहते हैं सोलर नेबुला, मगर ये क्लाउड खुद कंडेंस होने लगा ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशन पुल लगाती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। जैसे अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए हम अर्थ पे रुके रहते हैं, खड़े हो पाते हैं। हमारे सामने खड़ा हुआ पर्सन भी हमें अपनी तरफ खींच रहा है, मगर हम उसकी तरफ खींचते नहीं, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो ग्रेविटेशन पुल था एटम मॉलिक्यूल पे लगा और सब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और वो कंडेंस होने लगे, टिल दिस गैसियस क्लाउड बिकम्स अ फ्लैट स्पिनिंग डिस्क। ये फ्लैट स्पिनिंग डिस्क बन गई, और जब ये स्पिनिंग डिस्क बनी तो जगह जगह कंडेंसेशन हुआ, और उस कंडेंसेशन से मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनी। उनमें से हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी बनी, और उन गैलेक्सीज में थाउजेंड्स ऑफ जो है सोलर सिस्टम बने, जिसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है जो यहाँ बनाया हमने। तो जब सारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई, सोलर सिस्टम फॉर्म होने लगा, तो जो उनके बीच का रीजन था दैट हीटेड अप एंड बिकम स्टार और सन। जो बीच का रीजन था वो हीट अप हो गया और वो स्टार या सन में कन्वर्ट हो गया। वो बहुत बड़ा था, उसका ग्रेविटेशन पुल सबसे ज्यादा था। अब यहाँ हमने अर्थ के अनुपात में, रेशियो में थोड़ा छोटा दिखाया है, मगर आप जानते हो सन बड़ा है, इससे छोटा दिखाया है कि हमारे अर्थ के ज्यादा करीब है, आप ये मान के चल सकते हो। रिलेटिवली वी आर क्लोजर टू अर्थ। हम अर्थ को थोड़ा पास से देख रहे हैं और सूरज को दूर से देख रहे हैं, तो हमें छोटा ही लगेगा, आप जानते हैं बात। तो सन को हमने छोटा बनाया, अर्थ को थोड़ा बड़ा, मगर सन बहुत बड़ा होता है। और ये हमारा सोलर सिस्टम बना, इसी सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एक्सेट्रा, जो मैंने दिखाए नहीं। तो ये हमारा अर्थ इन्हीं गैसेस क्लाउड से बना फाइनली, जब हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बना, फिर सोलर सिस्टम बना, फिर अर्थ बना। ये अर्थ हमारी बन गई, कब बनी? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 4.6 बिलियन ईयर पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और इसमें हमारा भारत देश महान भी दिखाया गया है, आपको समझ में आ रहा होगा, दर्शाया गया है यहाँ पे, जो बताता है कि अर्थ है। अर्थ बन गई,
अब अर्थ के ओरिजिन का ईयर आपको एनसीईआरटी में कई जगह 4.5 बिलियन ईयर भी मिलेगा, बल्कि शुरुआत में ही मिलेगा, और बाद में 4.6 भी मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि अर्थ का ओरिजिन 4.5 या 4.6, ऐसा ऑप्शन नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जैक्ट ओरिजिन कब हुआ तो किसी को नहीं पता। ये सब तो सपोज करके हमने किया है ना, अंदाजा लगाया कि ऐसा हुआ होगा कई सारे कारणों से, मगर फिर भी एग्जैक्ट अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। दैट्स व्हाई वेदर इट इज 4.6 और 4.5 बोथ आर करेक्ट। कोई भी गलत नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर अगो पहले हुआ, ये कैसे पता लगता है? अगर हम ओल्डेस्ट रॉक की बात करें जो अर्थ में पाया जाता है रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में, तो वो अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो का है। 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पे शॉर्ट में बिलियन ईयर्स अगो लिख दिया है, वो भी सही है। या 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक्स हमें मिले हैं रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में। इस फॉर्म में मिले कि पता लगता है कि वो रॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि मिट्टी बन गए हो, वेदरिंग हो गई उनकी, ऐसा नहीं है। तो इससे पता लगता है कि अर्थ तो इससे पहले ही बनी होगी, तो उसी से अंदाजा लगा के 4.5 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले की हम बात करते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट माइक्रोफॉसिल फाउंड इज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। जो सबसे पुराना माइक्रोफॉसिल मिला है वो साइनोबैक्टीरिया का है, अराउंड 3.3 to 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये फॉसिल माना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रुक कर आप ये बात याद रख लीजिए, केवल साइनोबैक्टीरिया के लिए 3.3 से 3.5 ये आपको केवल साइनोबैक्टीरिया के लिए याद रखना है, क्योंकि पहले रिसर्च में यही पाया गया था। मगर बाद में जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं वो इसको नहीं मानती। वो कहती हैं कि पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब पहला लाइफ फॉर्म दुनिया में वो 3 बिलियन ईयर अगो के आसपास आया था। मगर साइनोबैक्टीरिया का ओरिजिन तो हम 3.3 से 3.5 बता रहे हैं, 3.3 to 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड बता रहे हैं उसको हम। तो केवल साइनोबैक्टीरिया के लिए याद रखिए। अगर साइनोबैक्टीरिया डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम्पल में, केवल साइनोबैक्टीरिया माइंडेड, तो 3.3 से 3.5, वरना इस बात को भूल जाइए आप। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए, रट के रखिए, 3 बिलियन ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेटली। उसमें भी अप्रोक्सीमेटली कहेंगे आप, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। 3 बिलियन ईयर्स अगो, 3 बिलियन ईयर्स अगो। बार बार बोल रहा हूं, दोबारा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछता है तो ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं 3.3 से 3.5, क्योंकि पहले की बात थी। परंतु कोई भी पहले की बात को भी पूरी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता है एवोल्यूशन में, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हम एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों ने नई रिसर्च से बताया कि 3 बिलियन ईयर को पहले लाइफ आई थी, तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती कि पूरी तरह से डिस्कार्ड ही हो जाए। इसीलिए इस बात को याद रखना है। मगर जो रिसेंट लिटरेचर है, रिसेंट रिसर्चेस हैं, उसके अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये बात अगर भूल भी जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी शायद, अगर सेम टू सेम लाइन नहीं आ जाती तो, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो। ये फर्स्ट लिविंग फॉर्म 3 बिलियन ईयर अगो पहले अराइज किया है, ठीक है। बात समझ गए आप? तो ये बात हो गई ओरिजिन ऑफ अर्थ की। अब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कई सारी थ्योरीज हैं, उन्हीं की बात अब हम यहाँ पे करेंगे। तो हम बात करते हैं थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ के ओरिजिन की जो थ्योरीज हैं उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी जो इसमें है, जो डिस्कस करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी फादर सोरेस ने, फादर सोरेस। फादर का मतलब पादरी से है, मतलब क्रिश्चियन थे ये, उनकी अपनी थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि ये एवोल्यूशन की जो बात कहते हैं ये बात सही नहीं है,
कि एक ऑर्गेनिज्म बना, फिर उससे दूसरा बना, फिर तीसरा बना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंटली प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो आज के समय में अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जिस भी रूप में प्रेजेंट हैं, सेम उसी रूप में गॉड ने इन सभी को पंच तत्वों से बनाया, मटेरिया प्राइमा से बनाया। मटेरिया प्राइमा का मतलब पंच तत्व से, जो आप जानते हो मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, ये सब पंच तत्व में आते हैं। तो इनके अनुसार कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है, सारी चीजों को गॉड ने खुद बनाया है, उसी फॉर्म में बनाया है जिस फॉर्म में अर्थ हमको आज दिखाई दे रही है, उसके ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, सेम उसी फॉर्म में बनाया है। यही ये थ्योरी कहती है, इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दैट मीन्स, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ऑल द लिविंग बीइंग्स एंड अर्थ was formed by God। ये सारे लिविंग बीइंग्स और ये पूरी दुनिया ही गॉड ने बनाई है, और उसी फॉर्म में बनाई है जिस फॉर्म में वो आज हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए इस थ्योरी के अनुसार गॉड ने 6 दिन में पूरी दुनिया और उसके ऑर्गेनिज्म को बनाया। 5वें दिन गॉड ने पेड़ पौधे बनाए, मगर उसके पहले चौथे दिन गॉड ने एनिमल्स को बनाया, फिर 5वें दिन पेड़ पौधों को बनाया, और फिर 6ठे दिन इंसानों को बनाया, ह्यूमन बीइंग को बनाया। पहले ह्यूमन बीइंग जो थे वो एडम और ईव थे। एडम वॉज द मेल, ईव वॉज द फीमेल। एडम और ईव को सबसे पहले बनाया। अब बात यह आती है कि अगर उन्होंने मान लीजिए एनिमल्स को 5वें दिन बनाया, चौथे दिन बनाया, और प्लांट को 5वें दिन बनाया, तो एक दिन तक ये एनिमल्स बिना ऑक्सीजन के कैसे जिंदा रहे? क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन जनरेट करने वाले तो प्लांट है। पर हम इस पे ना तर्क करें, कोई तर्क ना करें तो ही बढ़िया है, क्योंकि आस्था का विषय कभी तर्क का विषय नहीं होता, तो हम चर्चा नहीं करते इस पे। गॉड है भैया, एक दिन तक उन्होंने ऑक्सीजन कहीं से भी रिलीज कर दी होगी, ले जाओ ऑक्सीजन, और अगले दिन प्लांट बनाया, फिर ह्यूमन बीइंग को बनाया। और याद रखिए, केवल क्रिश्चियन धर्म में ही नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या कोई भी धर्म हो, हर धर्म में कोई ना कोई अपनी थ्योरी है। जैसे हिंदू धर्म में मनु और श्रद्धा ये पहले मेल और फीमेल थे जिनको गॉड ने बनाया, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में आदम और हव्वा को बनाया। तो सभी धर्म इसी बात को कहते हैं कि गॉड ने, प्रभु ने पूरी सृष्टि को बनाया। हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि त्रिदेव ही बनाते हैं, वही पालन पोषण करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी, ही इज द क्रिएटर, वो क्रिएट करते हैं पूरी यूनिवर्स को, हर जीव को क्रिएट करते हैं। विष्णु जी वो पालन पोषण करते हैं, सबका खाना पीना देते हैं, और शंकर जी वो डिस्ट्रॉय करते हैं जब उनको लगता है कि पाप भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो वो अपना वो तीसरा नेत्र खोलते हैं और सभी लोग भस्म हो जाते हैं, थर्ड आई को वो ओपन करते हैं और सभी खत्म हो जाते हैं। तो ये थ्योरीज हर जगह चली आई है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बन सकता है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या लिखा आपने कि अर्थ एंड ऑल इट्स ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड बाय गॉड इन 6 days फ्रॉम मटेरिया प्राइमा। ये 6 दिन में मटेरिया प्राइमा से बनते हैं। ठीक है, मटेरिया प्राइमा पंच तत्वों से प्रभु ने 6 दिन में पूरी ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु हैं सभी को बनाया। और इस थ्योरी के अनुसार लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ इज ओनली 4000 years old। केवल 4000 साल पुरानी है दुनिया इस थ्योरी के अनुसार, अगर इस थ्योरी को हम मानते हैं तो। ठीक है, ये बात हो गई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय क्यूवियर। ठीक है, क्यूवियर ने थ्योरी दी। क्यूवियर जी क्या कहते हैं कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो अर्थ के ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म वो अचानक से मर जाते हैं, और फिर ऊपर वाला दोबारा मटेरिया प्राइमा से इन सब ऑर्गेनिज्म को बनाता है, वापस से क्रिएट करता है, मिट्टी से या पंच तत्वों से इनको बनाता है। और ये ऑर्गेनिज्म क्यों किल होते हैं? ये सडन कैलेमिटी की वजह से किल हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाए, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, इस टाइप की बातें की जाती है इसमें। ये कहते हैं, जरा लिख लीजिए फिर और चर्चा करेंगे।
theory of catastrophes. According to Cuvier, all organisms of Earth are killed by sudden calamity. After a certain period of time, all organisms on Earth are killed by sudden calamity. Is it sudden calamity को ना डियर कैटास्ट्रॉफे कहते हैं, कैटास्ट्रॉफे. Earth and all its organisms are killed by sudden calamity or catastrophe. Full stop. God again creates them from materia prima. God again creates them from materia prima. प्रभु इन्हें दोबारा से बनाता है, किससे? materia prima से. ये थ्योरी कहती है ऐसा. आपने एक मूवी भी देखी होगी 2012. उस मूवी में यही दिखाया गया था कि अर्थ का जो कोर है हीटअप हो गया, जिससे वाटर लेवल राइज करने लगा और पूरी दुनिया में बाढ़ आ गई और सभी ऑर्गेनिज्म मर गए. मगर कुछ लोगों ने पहले से बड़ी बड़ी वेसल्स, बड़ी बड़ी शिप्स बनाई थी, जिसमें कुछ ह्यूमन बींग्स को और अलग अलग जो है स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को, प्लांट्स को उसमें स्टोर कर लिया गया, ताकि वापस से जब लाइफ आए तो वो लोग जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके, स्टैब्लिश कर सके अपने आप को अर्थ में. ऐसा उस फिल्म में दिखाया था. मगर इनके अनुसार सब मर जाते हैं और वापस से गॉड उन सबको बना देता है, सारे जीव जंतुओं को. तो हमें प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर खुद से प्रिजर्व कर सकता है हर चीज को. ठीक है, ये बात हो गई थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिस की. एक और थियरी है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसी को हम कहते हैं थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस. ए का मतलब एब्सेंट, बायोजेनेसिस का मतलब लिविंग बीइंग. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो मिट्टी से बनते हैं, मीट से बनते हैं या किसी और चीज से बनते हैं. ऐसा ये थ्योरी कहती है. क्या कहती है? कि लिविंग बीइंग अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग बीइंग अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. एक्चुअली बहुत सारे लोग इस बात को अभी भी मानते हैं, और ग्रीक फिलोसफर्स खासकर उनका मानना था कि जितने भी जीव हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो नाइल रिवर थी उसको जन्मदात्री माना जाता था. जन्मदात्री का मतलब जो बर्थ दे, विच कैन गिव बर्थ टू एनी ऑर्गेनिज्म, उसको जन्मदात्री मानते हैं. क्यों? क्योंकि नील नदी के किनारे बहुत सारे एनिमल्स के छोटे छोटे बच्चे मिलते थे. तो उनके फिलोसफर्स का ये मानना था कि ये नदी की जो किनारे की मिट्टी है ना, उसे मिट्टी में से जन्म होता है हर जीव का. किसी भी जीव का जन्म ऐसे नहीं होता अचानक से, मिट्टी में से ही वो जन्म लेता है और इस दुनिया पे अवतरित होता है. ऐसा क्यों होता था? साइंटिफिक अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या होता था कि नाइल रिवर के किनारे रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस के, कई सारे और एनिमल्स के एग वो आ जाते थे. किनारे पर उन्हें सनलाइट मिलती थी, गर्मी मिलती थी, वार्मथ मिलती थी, जिससे वो हैच करते थे. जब वो हैच करते थे तो एनिमल आते थे, और लोगों का ये मानना था कि नॉन लिविंग थिंग से, उस मिट्टी से ही ये सारे लिविंग बीइंग क्या है, जन्म ले रहे हैं. केवल इतना ही नहीं, एक व्यक्ति वैन हेल्महोल्ट्ज, इन्होंने एक पसीने से भीगी हुई शर्ट अंधेरे कोने में फेंक दी. अब पता नहीं क्यों फेंक दी, रीजन तो किसी को नहीं पता. उसको धोते यूज करते, उनको यूज नहीं करनी होगी, उन्होंने उसको अंधेरे कोने में फेंक दिया. और उस अंधेरे कोने में वीट और बान, खाने पीने की चीजें, आप कह सकते हो ग्रेन्स बहुत सारे थे. कुछ दिनों के बाद वहां छोटे छोटे चूहे उनको मिले. तो एक नई थियरी बन गई कि पसीने से भीगी शर्ट, ह्यूमन के स्वेट से भीगी शर्ट, डार्कनेस प्लस ग्रेन्स, दैट गिव बर्थ टू द रैट्स और माउस, तो चूहों को जन्म देता है. ये थियरी बना ली गई. कुछ लोगों ने और ऐसे ही प्रयास किया, उनमें भी वो सफलता हासिल हुई. 2-3 लोगों को सफलता मिल गई तो ये मान लिया गया कि पसीने से भीगी हुई शर्ट और ग्रेन और डार्कनेस से चूहे जन्म लेते हैं.
जबकि असलियत क्या थी कि चूहे जो है ना वहीं तो जन्म देंगे अपने बच्चों को जहां पे थोड़ा सा डार्कनेस होगी और उनके बच्चे प्रोटेक्ट हो पाएंगे, कोई इनका शिकार ना कर पाए, और खाने पीने की चीज अवेलेबल हो तो और बढ़िया। तो इसीलिए चूहे वहां जन्म देते थे बच्चों को जहां डार्कनेस हो और खाने पीने की चीज ज्यादा हो। मगर थ्योरी बन गई, इस थ्योरी को माना जाता रहा बहुत दिनों तक। बाद में आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसका मतलब, इस थ्योरी का मतलब हुआ कि लिविंग बीइंग अराइज ओनली फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स एंड नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स। तो इस बात को लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहती है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लिविंग बीइंग्स अराइज ओनली फ्रॉम लिविंग बीइंग्स and not from non-living things. Living being arise only from living things and not from non-living things. इस थ्योरी को देने वाले ये तीन लोग थे, एक तो रेडी, दूसरे स्पेलेंजेनी और तीसरे पाश्चर। इन लोगों ने थ्योरी दी कि लिविंग थिंग केवल जो है वो लिविंग थिंग से अराइज करती है, ना कि वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज करती है। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनकी हम बात कर लेते हैं। रेडी जी ने क्या किया? देखिए, रेडी जी ने 3 जार लिए। ये पहला जार बना लिया हमने, सेकेंड जार, दिस वन इज द थर्ड जार। रेडी जी ने इन तीनों जारों में न्यूट्रिएंट मीडियम रखा। आप कह सकते हो कि इन्होंने मीट रख दिया इसमें इस तरह से। दिस इज द न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। एक जार को इन्होंने पूरी तरह से सील कर दिया बाहर से कोई चीज इसमें इंटर नहीं कर सकती थी, एयर भी इंटर नहीं कर सकती थी। दूसरे जार को इन्होंने कॉटन या चीज क्लोथ से कवर कर दिया। सेकेंड जार को कॉटन और चीज क्लोथ, कॉटन और चीज क्लोथ से कवर कर दिया। और तीसरे जार को ओपन रखा। दिस जार वॉज ओपन टू द सराउंडिंग। इसका मतलब एटमोस्फियर से इसका इंटरेक्शन था, वहां से एयर और दूसरी सब चीजें आ सकती थी यहाँ पे। नाउ व्हाट हैपेंड, फ्लाई विजिटेड ऑल द जार्स। जो फ्लाइज हैं इन्होंने ये सभी जारों के पास गई, इस जार पे, यहाँ पे, हर जगह, ठीक है। यहां इन फ्लाइज ने एग्स ले किए इस जार में जो कि ओपन था सराउंडिंग के लिए। एग्स नीचे आए और एग से यहां पर जो है ना वो लार्वा आ गए, ठीक है। एग दिए और एग से यहां पे लार्वा अराइज किए, राइट, दिस इज द लार्वा। ऐसे ही यहां पे भी फ्लाइज ने एग्स दिया और वो एग्स इस चीज या कॉटन क्लोथ में जो पोर्स थे उससे होते हुए नीचे आ गए यहां पर, इस जगह पर। तो यहां पर भी डियर क्या आ गए? लार्वा। मतलब दोनों जगह पे लाइफ आ गई, यहां और यहां फ्लाइज ने एग्स जरूर दिए पर एग्स नीचे नहीं जा पाए, बिकॉज दिस जार वॉज सील्ड टू दी सराउंडिंग। ये जार क्या है? सील्ड है पूरी तरह से, ये देखिए। इसीलिए यहां पर कोई भी लाइफ अराइज नहीं की, कोई लाइफ नहीं आई बहुत दिनों तक। यहां पर नो लाइफ, लाइफ वॉज एब्सेंट, बट लाइफ वॉज प्रेजेंट इन दीज 2 जार। तो रेड्डी जी ने कहा देखिए, लाइफ जो है ना वो एयर से आती है। ऐसा नहीं कि मीट खराब हो जाता है, खाना खराब हो जाता है, उसमें लाइफ अपने आप बन जाती है। जी नहीं, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ नहीं आती। लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग्स में एयर से आती है। इसे खराब होते हुए खाने या चीजों में हमें लाइफ मिलती है। ये एक्सपेरिमेंट किसका है? रेड्डी जी का। किसका है? रेड्डी का, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट रेड्डी का है। मगर लोगों का क्या? लोग कुछ भी कहेंगे। लोगों ने भैया इस एक्सपेरिमेंट को ये कह के जो है खारिज कर दिया कि लाइफ तो जो है ना वो हवा और पानी से ही उत्पन्न होती है। आपने हवा पानी दिया नहीं तो लाइफ कहां से आएगी? लाइफ के लिए तो जल ही जीवन है
और वायु, ये दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर ना तो एयर आने दी ना वाटर आने दिया, इसीलिए लाइफ यहाँ पर ओरिजिनेट नहीं की। एयर और वाटर की वजह से यहाँ लाइफ नॉन लिविंग थिंग से अपने आप बन गई। तो लोगों ने इस बात को डिस्कार्ड कर दिया। वहीं स्पेलेज़नी ने एक जार लिया केवल, ठीक है, उन्होंने एक जार लिया और इसको, इसके अंदर इन्होंने ये रख दिया मीट को, ठीक है, यहां पे इन्होंने मीट इसके अंदर रख दिया, बॉइल्ड मीट, मीट को बॉईल किया और उस मीट को इसमें रख दिया। साथ ही साथ इस जार को पूरी तरह से सील कर दिया उन्होंने बाहर से। दिस जार इज सील्ड फ्रॉम द आउटसाइड, ये दिखाने के लिए कि जो मीट है उसका टेरिफेक्शन, उसका खराब होना वो तभी होता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में माइक्रोब होते हैं, वो आके इसको खराब करते हैं, क्योंकि माइक्रोब इसमें ग्रोथ करते हैं और इसको एज ए न्यूट्रिशन वो कंज्यूम करते हैं। मगर अगर इस मीट को हम बॉईल करके सील करके जार में रख दें तो कई दिन तक खराब नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मीट खराब तभी होता है जब एयर के माइक्रोब इसमें आते हैं। इसका मतलब लोग कहते थे कि मीट खराब होता है तो उसमें से लाइफ बनने लगती है, वो खराब नहीं मानते थे, वो मानते थे कि मीट में नई नई लाइफ बनती है तो खराब हो जाता है। और मीट क्योंकि एक बार बॉईल हो गई तो नॉन लिविंग हो गई, उससे भी जन्म लेते हैं लोग, ऐसा लोगों का मानना था। इन्होंने उस बात को डिस्प्रूव किया कि मीट में लाइफ मीट से नहीं बनती बल्कि वो एयर से आती है। मगर लोगों का प्रश्न वही का वही था कि भैया हवा पानी नहीं दोगे तो लाइफ कहां से आएगी, इसीलिए इनकी बात को भी लोगों ने नकार दिया। तो स्पेलेज़नी की बात को भी नकार दिया गया। फाइनली पाश्चर ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया कि लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग से बनती है। इसको फाइनली किसने डिस्प्रूव किया? पाश्चर ने। पाश्चर ने क्या किया, इन्होंने ये लिया एक स्वान नेक फ्लास्क। स्वान आप जानते हैं राजहंस, उसका नेक बहुत लंबा होता है और पतला होता है, उसी तरह का एक फ्लास्क लिया उन्होंने, ठीक है, और इसको एयर के लिए ओपन रखा। यहां इन्होंने किल्ड यीस्ट रख लिया, किल्ड ईस्ट, किल्ड ईस्ट ले लिया। ये एयर के लिए ओपन है, नो डाउट एयर आई, यहां से एयर आ रही है, एयर के साथ माइक्रोब भी आए, मगर इस स्वान नेक में माइक्रोब जो है स्टिक कर गए, यहां पर ये सारे स्टिक कर गए, जो बचे खुचे यहां पर स्टिक कर गए, और अगर रेयरली कोई बचा तो इधर स्टिक कर गया होगा, यहां बचता ही नहीं है। तो दीज आर दी माइक्रोब्स विच स्टिक टू दी नेक ऑफ दिस स्वान नेक फ्लास्क, ये माइक्रोब्स हैं एयर के। और फाइनली जो एयर अंदर पहुंची ना डियर, इट वॉज नॉट कंटेनिंग द माइक्रोब्स। यहाँ पे एयर आ रही है डियर, एयर तो पहुंच रही है अंदर तक, पर माइक्रोब फ्री एयर है, यहाँ पर माइक्रोब फ्री एयर है, फ्री एयर, तो कोई भी माइक्रोब यहां तक पहुंच नहीं पाया। इसलिए बहुत दिनों तक ये ईस्ट खराब ही नहीं हुआ। मगर जब पाश्चर जी ने ओपन फ्लास्क में इसी को रखा तो कुछ ही दिनों में उसके अंदर लाइफ अपीयर हो गई, जिससे प्रूव होता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम एयर एंड लाइफ डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे लोग नहीं कह सकते थे कि हवा पानी दो, सब तो दिया इन्होंने, फिर भी यहाँ लाइफ नहीं आई, क्योंकि माइक्रोब्स या लिविंग बीइंग्स वो इस स्वान नेक के जो नेक है उसमें ही चिपक कर रह गए, आगे नहीं जा पाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाश्चर फाइनली डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। किसने फाइनली एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव किया? पाश्चर, ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिएगा, पाश्चर फाइनली डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक है, फाइनली डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। पाश्चर ने फाइनली एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है। अब लोगों ने इनसे प्रश्न पूछा कि चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि लिविंग बीइंग से ही आते हैं, तो ये बताइए, प्रश्न तो वही का वही है कि पहला लिविंग बीइंग कैसे आया, पहले लाइफ कैसे आई। प्रश्न तो इसकी बात हो रही है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट किया। ये बात मान लेते हैं कि लाइफ से लाइफ आती है, ह्यूमन से ह्यूमन आता है, बकरी से बकरी आती है, भेड़ से भेड़ आती है, गाय से गाय, बैल से बैल आता है। तो पहली गाय, पहली मुर्गी कहां से बनी?
पहले अंडा है कि मुर्गी, प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया। तो पाश्चर जी या और लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि एग्जैक्टली फर्स्ट लाइफ कैसे अरोज की। इन्होंने कहा भैया हमने ये बता दिया कि लाइफ लाइफ से आती है, बाकी पहली लाइफ कैसे आई वो हमें नहीं पता। नेक्स्ट थ्योरी आती है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसी को हम इंटर प्लेनेटरी थ्योरी या इसी को हम थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी कहते हैं। पैनस्पर्मिया थ्योरी, इसको देने वाले या मानने वाले कई सारे लोग हैं, जैसे कि रिक्टर, हेल्महोल्ट्ज, अर्हीनियस। ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया नाम ना डियर अर्हीनियस ने ही दिया था, और अलग अलग नाम इसके लिए यूज होते हैं। नाम से आप समझ गए होंगे, कॉस्मोजोइक थ्योरी, इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, खासकर इससे आप समझ गए होंगे। इसका मतलब लाइफ केम टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। इस थ्योरी में साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ वॉज इन्फेक्टेड बाय लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी, किसी दूसरे प्लैनेट से लाइफ आई मीटरॉइड्स के थ्रू। आप जानते हो टाइम टू टाइम अर्थ पे मीटरॉइड्स फॉल करते रहते हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि इन मीटरॉइड्स के थ्रू किसी दूसरे प्लैनेट से लाइफ अर्थ पे आ गई। मीटरॉइड गिरा, लाइफ गिरी, वो लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व होते होते आज इस तरह की लाइफ फॉर्म गेन कर चुकी है जो हम पूरी दुनिया में देखते हैं। तो इसका मतलब लाइफ मीटरॉइड्स के थ्रू आई। कैसे आई? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, पोलन, जर्म एक्सेट्रा। किसी भी फॉर्म में आई, इस तरह की किसी भी फॉर्म में आई होगी, मगर किसी दूसरे प्लैनेट से ही लाइफ आई है। तो जरा इस बात को लिख लीजिए। तो लिखिए, लाइफ केम टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। लाइफ केम टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स through meteoroids in the form of germ, pollen, spores etc. germ, pollen, spores, seeds etc. germ, pollen, spores, seeds etc. तो जर्म के फॉर्म में, पोलन के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आई, पर मेटेरॉइड के थ्रू ये लाइफ अर्थ पे आई। और कई सारे इसके प्रमाण मिलते हैं कि मेटेरॉइड अर्थ पे प्राचीन काल से आता रहा है और वो गिरता रहा है। तो हो सकता है अर्थ पर लाइफ इसके थ्रू आई हो, मगर साइंटिफिक बैकग्राउंड पे ये थ्योरी भी डिस्कार्डेड है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये लाइफ मेटेरॉइड में जिंदा रहे। यूनिवर्स में बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जो लाइफ को फेवर नहीं करती। इसका मतलब कोई भी जिंदा चीज वो यूनिवर्स में जिंदा नहीं रह सकती बहुत देर तक, जहां वैक्यूम है, जहां कॉस्मिक रेडिएशन है, जहां अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और अदर लीथल रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं, एयर एब्सेंट होती है। ऐसे में किसी भी जीव का बहुत देर तक जिंदा रहना यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी लाइफ मेटेरॉइड के थ्रू अर्थ पर नहीं आ सकती, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड करते हैं इस ग्राउंड पे कि किसी भी लिविंग थिंग का यूनिवर्स में कुछ दिनों तक जिंदा रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो कई हजार सालों तक जिंदा रहना तो पॉसिबल होता ही नहीं है, कई दिनों तक जिंदा रहना तो पॉसिबल है ही नहीं, कुछ घंटे में ही मर जाएंगी वो चीजें। ठीक है, तो ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हुई, मगर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये थ्योरी आज भी उनका फेवरेट आइडिया है। आज भी एस्ट्रोनॉमर्स इसी थ्योरी पे बिलीव करते हैं, उनका पक्का विश्वास है कि यही थ्योरी मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों से साइंटिस्ट ने पूछा कि ये बताइए, चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि लाइफ केम टू अर्थ फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से आई, ये बताइए वहां पे लाइफ कैसे आई। तो इन्होंने कहा कि भैया ये प्रश्न आप वहां जाके पूछिए उस प्लैनेट पे, हमने तो अर्थ का जवाब दे दिया, अर्थ के बाहर का जवाब वो लोग देंगे। तो फाइनली ये भी कोई जवाब नहीं दे पाए। अगर कोई जवाब बना तो ये बना, दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल origin of life, theory of chemical origin of life
जो अर्थ पे आई वो केमिकल कॉम्बिनेशन से आई। ये ओपरिन और हेल्डेन ने थ्योरी दी। ये थ्योरी पूरी दुनिया में मानी जाती है। भले जो है कई लोग इसको ना माने, पर इससे बेस्ट हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है। इसीलिए इसी थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ जो है अर्थ पे कैसे बनी। इस थ्योरी को हम स्टार्ट करेंगे अगली बार और इसके सारे एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई, स्पेशली आपका इंटरेस्ट बना एवोल्यूशन में। बना के रखना है, समझ के रखना है, चीजों को समझना बहुत है, क्योंकि फैक्ट तो बहुत कम मिलेंगे, आपको समझने की चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो उनको समझिए। कोई क्वेरी होती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो इनबॉक्स में, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर वो भी आप लोगों के पास है, और कॉलिंग नंबर भी आपके पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो इनबॉक्स में मैसेज करेगा, आई विल गिव दी कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर। डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर टू हेल्प यू। हम सब JRS में टीचर्स आपकी हेल्प के लिए हैं। आप घर पे बैठ के बस पढ़ाई करिए, बाहर मत निकलिए, और दिलो जान से पढ़ाई कीजिए, पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।